Hello everyone, so welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and today I have brought the part 2 of health promoting and health compromising behavior. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको promoting behaviors, model, plan theory model, health belief model, ये सारा कुछ बताया था एंड मैंने बोला था कि ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज हेल्थ बिहेवियर चेंज ये मैं अगले में लेकर आऊँगी वीडियो में. सो टुडे आई एम बैक विद दिस वीडियो. अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसलिए थोड़ा सा डेली वीडियोस लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से के साथ शेयर करिए. अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा. सो विदाउट एनी मच अडू चलिए बढ़ते हैं आगे. और आज का जो वीडियो है मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ थोड़े अच्छे मोटिवेशनल कोट्स कुछ भी शेयर करूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो ना हो. सो एक बहुत अच्छा कोट मैं लेकर आई हूँ दैट इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. तो बिल्कुल उसी तरह आपका JRF है कि अगर आप बिल्कुल ठान लें कि भाई इस बार तो मैं JRF करूँगी, मैं लेकर आऊँगी, तो आप ज़रूर अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं अगर आप उसके लिए बिल्कुल लग जाएं. और अगर आप किसी चीज़ को ड्रीम कर सकते हैं तो ज़रूर आप उसे कर सकते हैं, राइट. तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अगर आपकी कोई ड्रीम है तो आप उसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड. पूरी अच्छे तरीके से आप हार्ड वर्क करिए. थोड़ा सा अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है. कहने को तो हम कहते हैं कि जून में एग्जामिनेशन जैसा सुनाई दे रहा है. तो ठीक है. सो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पर जो पूछा गया था. आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन. अगर आपने देखा होगा इन द मेरे यूट्यूब चैनल में ही किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम मेरे मोस्ट जो MCQs हैं वो हमेशा गलत होते हैं जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ. तो सबसे पहले मैंने मैं ये वीडियो में इसको आंसर कर रही हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, है ना. तो अच्छा होगा कि जो भी मैं बताऊँ वो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ड्यू टू द स्टूडेंट जिसने ये पूछा है. तो बिल्कुल मैं इसका आंसर दूंगी. एंड देखो, आपके MCQs जब गलत होते हैं या हमेशा आप प्रैक्टिस कर रहे हो गलत हो रहे हैं, इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, है ना. पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हो तो जब भी आप उसे कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस हो सकता है नए हो, है ना. वो क्वेश्चन नए होंगे या आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, है ना. ये भी हो सकता है कि आप उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपने मिस कर दिया हो थोड़ा सा. तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है. ये एक रीज़न हो सकता है ना, जब हम MCQ गलत करते हैं कि वो चीज़ जो है हमने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ी. ये कारण हो सकता है, इस वजह से मेरे MCQs गलत हो रहे हैं. एंड जो प्रैक्टिस पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो मेरे गलत हुए वो हो सकता है कि या तो थोड़े नए क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं. एक तो ये रीज़न होता है ना. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न ये होता है कि हम जब MCQ सॉल्व करते हैं तो हम मोस्टली सिर्फ आंसर को ढूंढ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आगे कोई क्वेश्चन है ना, MCQ का क्वेश्चन है ना, और आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, आपने आंसर मार्क कर दिया, लेकिन आपने जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत है, वो क्यों सही नहीं है, ये जानने की कोशिश नहीं की. या आपने उससे रिलेटेड और नहीं पढ़ने की कोशिश की. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस किसने दिया था. ठीक है, अभी भी मैं देखो ये क्वेश्चन बोल रही हूँ तो हो सकता है कि जो मेरा वीडियो देख रहे हो उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस किसने दिया था. अब आप क्या करेंगे, मान लो उसमें 4 ऑप्शंस हैं,
उसमें सेलिगमैन का ऑप्शन है, उसमें एडलर, एल्फ्रेड एडलर का ऑप्शन है ना, मार्टिन सेलिगमैन, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन और ये बैंडुरा का मान लो हो गया ऑप्शन। अब आपने क्या किया, आप गए, आपने सर्च कर दिया लर्न हेल्पलेसनेस किसने दिया था, आपको आंसर मिल गया कि सेलिगमैन ने लर्न हेल्पलेसनेस दिया था। बट आपने जो बाकी अदर ऑप्शंस थे, बैंडुरा या एल्फ्रेड एडलर है ना, या एरिक एरिक्सन, आपने उसके बारे में जाके नहीं पढ़ा कि उसने क्या दिया था, है ना। मतलब A is correct, that I know, बट why B C D is incorrect, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। ये बहुत लोग गलती करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग बच्चे गलती कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम राइट आंसर पे सिर्फ जाते हैं, हम राइट आंसर को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट बाकी के ऑप्शन B C D क्यों गलत है हम इस पे जाते ही नहीं है, हम इसको देखते ही नहीं है ना। अगर आपने एक चीज़ सही, मान लो आपने एक चीज़ ढूंढी, अब आपने लर्न हेल्पलेसनेस पूरा पढ़ा क्या होता है, तो अब आप बैंडुरा पे भी तो जाइए, आप बैंडुरा भी तो पढ़िए, बैंडुरा ने क्या दिया था। हो सकता है कि आपने बैंडुरा छोड़ दिया, मिस कर दिया। तो जो MCQ होता है वो आपको ये भी बताता है कि ये टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये टॉपिक है ना। और जब हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है, लाइट है, द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज नॉट एट ऑल क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि वो चीज़ गलत होती है। उसके बाद अगर हमने एक बार MCQ प्रैक्टिस कर लिया तो आपको वही MCQs बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, है ना। एंड एक वही रीज़न है कि मान लो मैं MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब हम और आगे जाते हैं तो हो सकता है नए नए क्वेश्चंस आ गए हों जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू घबराना नहीं है कि ये नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको आप, अच्छा है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको पता लग रहा है कि अच्छा इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक भी आता है, तो वो टॉपिक भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अनटिल एग्ज़ाम तक आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ये तो वो नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वेरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम तक आपकी अगर 50 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आपके 10 क्वेश्चन गलत होंगे, हो सकता है 5 गलत हो जाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा आप कहें कि एकदम 0 गलत होगा और आपको सब आता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड सम ऑफ द रीजंस ऑफ व्हाई दीज MCQs आर ऑलवेज गेटिंग रॉन्ग। तो वो कॉन्सेप्ट मेकिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा रिविजन प्रॉब्लम है। रिविजन इज द की, रिविजन प्रॉब्लम कर सकता है ना। कुछ टॉपिक्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ स्टडी मिसिंग है, इस वजह से भी हो सकता है। एंड किसी भी चीज़ को एक जगह से नहीं पढ़ना है, कई कई जगहों से पढ़ना है। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि जिसने पूछा है उसके लिए भी क्लियर है एंड उसको भी समझ आया होगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है एंड कंटिन्यू करते रहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कमिंग ऑन टू कि ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज। तो ये जो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज है, तो ये क्या है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, कि जब हम एक बुरी हैबिट को, बैड हैबिट को चेंज करते हैं तो एक साथ तो चेंज होती नहीं है, हम कई स्टेजेस से जाते हैं जब हम अपने हेल्थ बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। तो वो स्टेजेस ऑफ चेंज क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ चेंज। तो प्रोचास्का और उसके एसोसिएट्स ने एक ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज को बनाया था, और ये जो मॉडल है ये एनालाइज करता है उस स्टेजेस को, उन प्रोसेसेस को जिससे वो लोग जाते हैं, दे गो थ्रू दैट, कि उनके बिहेवियर में एक चेंज आए। फिर उन्होंने सजेस्ट करते ट्रीटमेंट गोल्स को, इंटरवेंशंस को हर स्टेजेस में। तो बेसिक इनका आइडिया ये है कि क्या स्टेजेस हैं और उस स्टेज का मतलब क्या, उसमें क्या होता है। ओरिजिनली ये क्यों डेवलप हुआ था, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हुआ था, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रग हो गया, अल्कोहल एडिक्शन, है ना। लेकिन अब ये बहुत सारे हेल्थ हैबिट्स में भी अप्लाई किया जाता है, जैसे एक्सरसाइजिंग या सन से प्रोटेक्टिंग, अगर सन से प्रोटेक्ट करना है, इस टाइप के चीज़ों में भी हर जगह ये लागू हो रहा है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्री कॉन्टेम्पलेशन। इसमें क्या होता है,
कि इस स्टेज में द पर्सन हैज़ नो इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज और बिहेवियर। इस स्टेज में, इस पर्टिकुलर बिहेवियर में, उस स्टेज में उस पर्सन के अंदर ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उसको कोई अपना बिहेवियर चेंज होता है। इवन इसमें बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं होते कि उनको कोई प्रॉब्लम है ना, लेकिन उनके फैमिली, फ्रेंड, नेबर या उनके संग जो काम करें कोवर्कर्स, वो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है प्रॉब्लम ड्रिंकर हु इज लार्जली ऑब्लिवियस टू द प्रॉब्लम ही क्रिएट फॉर हिज फैमिली। अब वो, उसको नहीं अभी पता है कि उसकी ये जो आदत है वो खराब है, लेकिन द फैमिली इज हैविंग द प्रॉब्लम ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग। तो समटाइम्स जो प्री कॉन्टेम्पलेटिव फेज होता है, ये ट्रीटमेंट सीख करता है अगर ही हैज़ बीन प्रेशराइज्ड बाय अदर्स टू डू सो। अगर दूसरों ने उसको प्रेशराइज किया है तो ये क्या करते हैं कि ये लोग रिवर्ट करते हैं, अपने ओल्ड बिहेवियर्स पे चले जाते हैं एंड दे मेक वेरी पुअर टारगेट्स फॉर द इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये जो है वो पहली स्टेज है। दिस इज नोन एज द प्री कॉन्टेम्पलेशन। अगली क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। इसमें क्या होता है? लोग अवेयर हो जाते हैं कि दे हैव अ प्रॉब्लम, वो उसके बारे में सोचते हैं, बट अभी उन्होंने कमिटमेंट नहीं लिया उस एक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कमिटमेंट। देयर इज नो कमिटमेंट बट देयर इज अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टेम्पलेशन है वहाँ अवेयरनेस है, हमको पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोच भी रहे हैं, बट अभी हमने खुद से कमिट नहीं किया कि हमें उस प्रॉब्लम का के लिए एक्शन लेना है। बहुत सारे लोग इस स्टेज में ईयर्स तक रहते हैं। जो इसमें इंटरवेंशन होता है वो क्या करता है? रिसेप्टिविटी बढ़ाता है, मतलब रिसेप्टिविटी टू द बिहेवियर चेंज, पता लगना, यू आर बीइंग गेटिंग अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम। तो ये हेल्पफुल रहेगा अगर इस तरीके की इंटरवेंशन अप्लाई होगी। थर्ड इज द प्रिपरेशन स्टेज। दिस इज द थर्ड स्टेज। प्रिपरेशन में दे इंटेंड टू चेंज द बिहेवियर, लेकिन अभी भी वो, अब यहाँ पर दे इंटेंड, उनका इंटेंशन ये है टू चेंज द बिहेवियर, बट अभी भी उन्होंने ये सक्सेसफुली नहीं किया है। कुछ केसेस में दे हैव मॉडिफाइड द टारगेट बिहेवियर। अब यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो मॉडिफाई कर लेते हैं उस टारगेट बिहेवियर को, जैसे स्मोकिंग। अब जैसे क्या होता है कि पहले, अब जैसे स्मोकिंग फ्यूअर सिगरेट देन यूजुअल, पहले आप बहुत सिगरेट पी रहे थे, अब आपने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अभी भी आपने कमिटमेंट नहीं किया कि आपको इस बिहेवियर को पूरी तरीके से हटाना है, तो अभी यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। तो पहले वाले में प्री कॉन्टेम्पलेशन में क्या था? हम बिल्कुल ही अवेयर नहीं थे, है ना, हमने बिल्कुल, हमें पता ही नहीं था, और हमारे, हो सकता है हमारे चाहने वाले, हमारे साथ वालों को उससे प्रॉब्लम हो रही हो। दूसरे में क्या हुआ? कॉन्टेम्पलेशन। अब आपको धीरे धीरे अपने एक्शन के बारे में पता लग रहा है, आप उसके लिए सोच रहे हो, बट अभी यू आर नॉट कमिटेड। प्रिपरेशन में क्या है? आप अब चाहते हो करना, बट आप सक्सेसफुली आपने नहीं किया है। जैसे आपने कम सिगरेट लेना चालू कर दिया, लेकिन आपने कमिटमेंट नहीं किया कि हमें पूरे बिहेवियर को ऑल टुगेदर एलिमिनेशन उसका करना है। एक्शन क्या होता है? अब यहाँ पर वो मॉडिफाई कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो अब यहाँ एक्शन में क्या है? कमिटमेंट है। इसमें कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी चाहिए। अगर सच में बिहेवियर को चेंज करना है तो इट रिक्वायर्स द कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसमें क्या है? स्टॉपिंग द बिहेवियर, मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, कि आप उससे उस अपने जो क्यूज भी अगर हैं उस बिहेवियर के संग एसोसिएटेड है तो आप उसको भी खत्म। अब इसमें देखो, टू रिड वंस लाइफ ऑफ क्यूज का मतलब क्या है? एनवायरमेंट टू रिड वंस लाइफ ऑफ क्यू, क्या इसका मतलब है? मान लो आप जिस प्लेस से जा रहे हो वहां पर ही आप रोज आप सिगरेट स्मोक करते थे, तो आपने क्या किया? अपना रास्ता बदल दिया, ना आप उधर से जाएंगे, ना आप उस चीज को रिमाइंड करोगे। वो एक तरीके का क्यू है ना आपके लिए, वो एक तरीके का एक आपको क्लू दे रहा है। it can reduce the modification of your behavior। वो बीच में रास्ते में एक हर्डल बन सकता है। तो the environment also you are modifying, ये एक एग्जाम्पल है। फिर क्या होता है? मेंटेनेंस। चेंज तो कर दिया, लेकिन रिलैप्स भी तो होता है। अल्कोहल पीनी बंद कर दी, कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट कर दिया, फिर रिलैप्स हो गया। रिलैप्स का मतलब फिर से उसी पे आ गए। तो यहाँ पर मेंटेन करना, मेंटेनेंस, पहले ही हेल्थ प्रमोशन में पढ़ा था ना, चेंज भी हो रहा है और मेंटेन करना, एनहांस एंड मेंटेन, 2 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मेंटेनेंस क्या है? कि पीपल वर्क टू प्रिवेंट रिलैप्स एंड कंसोलिडेट द गेन्स दे हैव मेड। ठीक है, जैसे अगर पर्सन इज एबल टू रिमेन फ्री ऑफ एन एडिक्टिव, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा फ्री है,
अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उसने अभी तक एकदम पिया नहीं है या स्मोक नहीं किया या सिगरेट नहीं ली या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़, तो वो अपने मेंटेनेंस स्टेज में होता है, क्योंकि रिलैप्स इज द रूल रादर देन द एक्सेप्शन। बहुत सारे हेल्थ बिहेवियर्स के साथ रिलैप्स रूल होता है, एक्सेप्शन नहीं होता। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अरे रिलैप्स नहीं होगा। नो, रिलैप्स इज द रूल, ये होना ही होना है। तो ये एक स्पाइरल की तरह है ना। पर्सन में ठीक है, मतलब होना ही होना है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बचाने के लिए। पर्सन में टेक एक्शन, अटेम्प्ट मेंटेनेंस, रिलैप्स, रिटर्न टू प्री कॉन्टेम्पलेशन फेज। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये स्पाइरल है। पर्सन ने एक्शन लिया, मेंटेनेंस भी किया, हो सकता है रिलैप्स हो जाए, फिर प्री कॉन्टेम्पलेशन में जाए, फिर तो रिपीट करे और तब तक करता रहे जब तक एलिमिनेट। इसलिए इसको स्पाइरल बोला गया है, एक स्पाइरल शेप की तरह। इट इज इन अ, इसका शेप क्या है, स्पाइरल की तरह होता है। ठीक है, तो ये पूरा, तो रिलैप्स इज द रूल नॉट एक्सेप्शन, ये याद रखना। रिलैप्स होना होना है, ऐसा नहीं यार देखा जाएगा होगा तो, नो, होना ही होना है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना, इसलिए मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉडल को आप जब हर स्टेज पे करते हो, पर्टिकुलर इंटरवेंशन के साथ अप्रोप्रिएट होता है। जैसे प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे कोई है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि उसकी ये प्रॉब्लम है, ताकि वो कंटेम्पलेशन फेज पे जा पाए। तो ये भी एक तरीके का इंटरवेंशन है। कंटेम्पलेशन से लाना है तो फिर से एक इंटरवेंशन करिए, है ना, उनको इंड्यूस करिए, असेस करिए कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या वो बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह वो, अगर वो रोक देंगे तो बदल जाएगी चीज़ें, इस तरह आप इंटरवीन करिए, है ना। तो प्री कंटेम्पलेशन में आप ऐसे इंटरवीन करिए कि उसके बारे में सोचे, इंड्यूस करिए उनको, ताकि वो कंटेम्पलेशन में जाए। तो हर स्टेज पे इंटरवेंशन ज़रूरी है। इंटरवेंशंस जिसमें सेल्फ रीइंफोर्समेंट हो, सोशल सपोर्ट हो, स्टिमुलस कंट्रोल हो, कोपिंग स्किल हो, इट शुड बी मोस्ट सक्सेसफुल विद इंडिविजुअल जो एक्शन फेज से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जा रहे हैं। अब जो लोग एक्शन से मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का इंटरवेंशन ज़रूरी है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, सोशल सपोर्ट चाहिए, स्टिमुलस कंट्रोल, कोपिंग स्किल्स, ये सब चाहिए। तो ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज जो है वो मल्टीपल हेल्थ बिहेवियर्स को साइमल्टेनियसली मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्टेजेस है। कुछ की टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे परसीव बैरियर क्या है। ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के जो अच्छे हेल्थ बिहेवियर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें इंटरफियर करता है। जैसे पर्सन जिसकी 2 जॉब है, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो 7-8 घंटे सोए, है ना। अगर किसी वुमेन को एक्सरसाइज करना है तो अपने नेबरहुड को अनसेफ मानेगी वॉक करने के लिए, रन करने के लिए। फैमिली जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब परसीव्ड बैरियर होते हैं जो रुकावट लाए, जो इंटरफियर करे आपके गुड हेल्थ बिहेवियर प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं उसके बीच में कुछ रुकावटें आए। दिस इज नोन एज परसीव्ड बैरियर्स। और एक टर्म है सोशल इंजीनियरिंग, ये बहुत पूछा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? It modifies the environment in ways that affect people's abilities to practice a particular behavior. वो उस environment को ही modify कर देगा जिसमें कि वो लोगों की ability को affect कर देगा कि उनको करना ही पड़ेगा health behavior को practice। मतलब ये लीगली मैंडेट कुछ सॉल्यूशन, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के जो सॉल्यूशंस होंगे वो मोस्टली लीगली मैंडेटेड होते हैं। जैसे स्कूल एंट्री अगर आपको करनी है तो वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके का रूल बना दिया, एक तरीके की सोशल इंजीनियरिंग कर दी, एक एनवायरनमेंट ही वैसा क्रिएट कर दिया कि करना ही करना है, अच्छी हैबिट को आपको फॉलो करना है, स्पीड लिमिट आपको यहाँ पे कम ही रखनी है। तो इस पर डेथ और डिसेबिलिटी, ये जो है मतलब आप इंटरवेंशन यूज़ कर रहे हैं कि लोग अपनी ड्राइविंग हैबिट को चेंज करें, वो ना करके आपने एनवायरनमेंट ही ऐसा कर दिया कि यहाँ पे आपको गाड़ी धीमी ही चलानी है या सीट बेल्ट पहननी है। ये सब क्या है? एनवायरनमेंट में ही मॉडिफिकेशन करना, सोशल इंजीनियरिंग कर दी। तो ये जो ऑफन इसके सोल्यूशन लीगली मैंडेट होते हैं जो आपको करने ही करने पड़ते हैं। तो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत पूछता है। तो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर क्या हो सकता है? जैसे एक्सरसाइजिंग बिहेवियर, सोशल सपोर्ट, लाइफ अप्रिसिएशन, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, ये सारा तरीके के प्रमोट कर रहा है हेल्थ को। कॉम्प्रोमाइजिंग क्या हो सकता है? एडिक्टिव बिहेवियर, आपका सिगरेट ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो, सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड हो सकता है, स्टंट कर रहे हो आप बाइक पे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो हेल्थ को, है ना। सब जानने बूझने के बाद भी हम ऐसा कर रहे हैं
कोलेस्ट्रॉल एकदम लेवल पर है लेकिन फिर भी हम हाई चीज़ें वैसी खा रहे हैं, तला भुना, ऑल दीज आर कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स. और नेक्स्ट, सो दिस वाज द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज. ये इसको आप अच्छे से एकदम पढ़ लो, ठीक है. क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया मैंने एमसीक्यू का. अच्छा अच्छा मोटिवेशन आई हैव क्रिएटेड. हर क्लास में आई विल ट्राई टू ब्रिंग दीज थिंग्स. तो अगली क्लास जो है उसमें कोशिश करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हेल्थ में पूछता है, लाइफस्टाइल एंड क्रोनिक डिजीज, मतलब डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन और सीएचडी, ये एक एक करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. मतलब डायबिटीज़ का ले आएंगे, हाइपरटेंशन, सीएचडी, ऑल दीज विल बी डिस्कस वन बाय वन. और इसमें जो जो चीज़ें पूछ रही है, पूछता है, वो सारा कुछ हो जाएगा. 2-2 नंबर आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. तो अगर अच्छा लगा क्लास, अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू लाइक्ड इट, तो लाइक करिएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ लाइफस्टाइल एंड क्रोनिक डिजीजेज. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक ही में तीनों कर दें. और अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि बिकॉज मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं छोटे छोटे ही वीडियो बनाना चाहती हूँ, सो दैट हेडेक ना हो, हेक्टिक ना पड़े, है ना. तो या तो अलग अलग ले आएंगे, है ना, कि डायबिटीज़ अलग, हाइपरटेंशन अलग, सीएचडी अलग, या एक में ही कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई, आई विल सी एंड आई विल ब्रिंग इट, ठीक है. तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस बिहेवियर ऑफ मॉडल. जितने पहले के मॉडल्स हैं आई हैव, वो मेरी प्लेलिस्ट में, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर.